तो सभी भावी शिक्षक का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज कंपनी टॉपिक होगा और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से या तो आज तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, मैंने उनको सभी को इसमें शामिल किया है। और ना केवल हमारे यहाँ क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट भी डिस्कस होगा। कॉन्सेप्ट डिटेल में डिस्कस करूँगा, बिल्कुल ऐसा नहीं छोड़ूँगा कि कोई भी ऐसा पॉइंट छूट जाए, जिस पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाए और उसका आंसर आप ना दे सको। तो ऐसा कोई नहीं होगा। आई रिक्वेस्ट यू, यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और देखिए, कोर्स हमारा बहुत सही ढंग से चल रहा है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। बहुत जल्दी हमारा कोर्स भी समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, प्रैक्टिस सेट के बाद मॉक टेस्ट भी करेंगे, आपके टेस्ट भी होंगे इस पर, टोटल सब कुछ यहाँ पर आपको होगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर हक आपका फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। ये जो हमारा करंट टॉपिक है, इसमें से प्रैक्टिकल भी पूछा जाता है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूछा जाता है। इसीलिए इसकी थ्योरी भी इम्पोर्टेंट है और प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सीखें और साथ में थ्योरिकल क्वेश्चन भी सीखें। तो देखिए, जो आज सबसे पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, जब्त किए गए शेयरों को कंपनी छूट पर जारी किया जा सकता है। बात सही है, किया जा सकता है। भाई, जो कंपनी ने शेयर फॉरफिटेड किए हैं, फॉरफिटेड शेयर में बी रीइश्यूड एट डिस्काउंट बिल्कुल किए जा सकते हैं। वैसे शेयर डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते, बट फोरफिटेड शेयर इशू किए जा सकते हैं। स्वेट शेयर की बात नहीं कर रहा मैं, जनरली शेयर की बात कर रहा हूँ कि डिस्काउंट पर इशू नहीं किए जाते। बट री इशू किस पर किए जा सकते हैं? फोरफिटेड री इशू तो किए जा सकते हैं, बट इशू नहीं किए जा सकते डिस्काउंट पर। तो यहाँ री इशू कर रहे हैं। और फिर ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या होता है कि छूट की जो राशि है, छूट की जो राशि है, वह जब्त की गई राशि से अधिक नहीं हो सकती। छूट की जो आप छूट दे रही है कंपनी, वो जितनी राशि जब्त की है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। बात ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, 16 आने सच बात है। आगे देखिए, अब कह रहे हैं इसी को अब आपको ये देखना है कि ये जो आर है रीज़न, ये इस असर्शन की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं। पहले तो आप यही चेक करो, क्या आर भी सही है? फिर ये भी चेक करो साथ में, क्या ये ए की सही व्याख्या कर रहा है या नहीं? मतलब एक्सप्लेनेशन दे रहा है करेक्ट या नहीं? तो शेयरों की जो बिक्री है, न कि यह शेयर की बिक्री है, न कि शेयर को निर्गमन। तो देखिए, यहाँ पर ये बात गलत कह रहा है। ये कह रहा है कि ये शेयर का निर्गमन नहीं है, ये तो शेयर की बिक्री है। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी निर्गमन ही है। इसलिए कंपनी उन्हें किसी भी कीमत पर पुनः जारी कर सकती है। कंपनी किसी भी कीमत पर जारी कर सकती है, ऐसा नहीं है। पुनः जारी किसी भी कीमत पर कैसे कर देगी? भाई, ₹100 वाला शेयर था, ₹100 वाले शेयर पर 80 तो मिल गए और उस पर ₹20 नहीं मिले। तो कंपनी ने इस शेयर को जब्त कर लिया, मतलब छीन लिए। तो कंपनी वापस पैसा ₹80 जो कंपनी को मिल गया, कंपनी क्या वापस करेगी? नहीं। तो शेयर फॉरफिटेड में कितना अमाउंट रहेगा? ₹80। अब इस शेयर को जब रीइश्यू करेगी, तो देखिए, इसको रीइश्यू जो करेगी, वो कंपनी इसको कितने में भी कर सकती है, लेकिन कम से कम ₹20 में इश्यू करेगी, इससे ज़्यादा में इश्यू नहीं कर सकती। कहने का मीन्स ये है कि अधिक से अधिक ₹80 की छूट दे सकती है। भाई, ये जो छीना है शेयर कितने का है? ₹100 का शेयर है, 80 तो ऑलरेडी इस पर मिल चुके। अब कंपनी को ₹20 और चाहिए इस पर। तो इसका मतलब कंपनी इसे ₹80 तक की भी छूट पर दे सकती है। बट ऐसा नहीं है कि 85 इसमें ₹85 की छूट दे देगी, ₹15 में रीइश्यू कर देगी। ₹15 में रीइश्यू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी को ₹20 तो चाहिए चाहिए। तो इसका मतलब ये गलत कह रहे हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। करें ओनली ए करेक्ट है, ओनली ए करेक्ट है, दोनों करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर ये तो देखिए कि हम कंपनी की बात करने लगे, शेयर की बात करने लगे। अब जब शेयर की बात आ ही रही है, कंपनी की बात आ ही रही है, तो क्यों ना कॉन्सेप्ट पहले समझा जाए। देखिए, मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही रहेगा कि पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, बाकी जैसे आप अच्छा समझे। या तो आप वेट कीजिए, वीडियो आगे करके देख लीजिए, या फिर अगर आपको कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट में हम उन पॉइंट्स को देखेंगे जिन पॉइंट्स पर एग्जामिनर की नजर रहती है और एग्जामिनर के फेवरेट वो टॉपिक्स हैं।
एग्जामिनर उन पॉइंट से ज्यादातर क्वेश्चन पूछता है। तो चलो पहले देखते हैं, इसकी डिटेल में देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं हम मीनिंग, मतलब अर्थ। अगर आप ये सोचते हैं कि मीनिंग से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो आप गलत सोच रहे हैं। विद प्रूफ मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से अ, अर्थ से भी, मीनिंग से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, मीनिंग देख लीजिए। एक कंपनी, मतलब एक संयुक्त स्टॉक कंपनी की बात हो रही है। तो एक कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत, एक कंपनी कंपनी अधिनियम के तहत गठित होती है, मतलब रजिस्टर्ड होती है। इंग्लिश में देखते हैं इसको, और फिर हिंदी में मैं साथ साथ बताता हूँ इसकी। अ कंपनी, मतलब अ जॉइंट स्टॉक कंपनी इज एन एसोसिएशन। ये क्या है? एक एसोसिएशन है। ये कंपनी क्या है? एक एसोसिएशन है। ओ पर्सन्स, लोगों का एक संगठन है, लोगों का एक एसोसिएशन है। फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट, जो कंपनी एक्ट के अधीन गठित होती है, पंजीकृत होती है, रजिस्टर्ड होती है। इट इज लीगल पर्सन, यह एक कानूनी रूप से पर्सन होती है। नॉट हैविंग फिजिकल एग्जिस्टेंस, ये ऐसी कानूनी रूप से पर्सन होती है जिसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। एग्जिस्टेंस मतलब भौतिक अस्तित्व नहीं होता है, जिसको आप देख सकें, टच कर सके। हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, और इसकी एक सेपरेट, अलग अपनी एक कानूनी इकाई होती है। इसकी एक अलग कानूनी इकाई होती है। अलग कानूनी इकाई से मीन्स ये है कि आर्टिफिशियल पर्सन होती है। यह है सेपरेट फ्रॉम मेंबर, और अपने मेंबर से ये अलग होती है। मेंबर कौन होते हैं इसके? शेयर होल्डर्स। इट नॉर्मली हैज अ शेयर कैपिटल, और इसमें अक्सर क्या होता है? इसकी शेयर कैपिटल होती है, मतलब पूंजी होती है इसकी, अंश पूंजी होती है, जो डिवाइडेड होती है इनटू यूनिट्स, जो छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइडेड होती है। जिसको क्या कहते हैं? जिस यूनिट को शेयर कहते हैं, तो उस यूनिट को क्या कहते हैं? शेयर कहते हैं। तो शेयर की भी यहाँ देखिए इसी में डेफिनेशन आ गई। शेयर क्या है? शेयर एक यूनिट है, सबसे छोटे छोटी यूनिट है। किसकी सबसे छोटी यूनिट है? शेयर कैपिटल की। जो शेयर कैपिटल है उसकी सबसे छोटी यूनिट शेयर है। ओनर ऑफ विच आर नोन एज द मेंबर, और वे जो शेयर के होल्डर हैं, वे जो शेयर के ओनर हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको या तो मेंबर कहा जाता है, या तो उनको मेंबर कहा जाता है, या फिर उनको क्या कहा जाता है? शेयर होल्डर। या तो उनको मेंबर कहा जाएगा, और या फिर क्या कहा जाएगा? उनको शेयर होल्डर कहा जाता है, जिसके पास शेयर होते हैं। इंसॉल्वेंस या डेथ ऑफ अ मेंबर डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूटी ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो कंटिन्यूटी है, कंपनी की जो कंटिन्यूटी है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि उसका कोई मेंबर मर जाए, उसका कोई मेंबर रिटायर हो जाए, या दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो कंपनी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कंपनी क्या है? कंपनी कंटिन्यूअसली चलती रहती है। तो एक कंपनी क्या है? एक ऐसी भौतिक अस्तित्व, इसका भौतिक अस्तित्व तो है नहीं। कंपनी क्या है? एक पंजीकृत व्यक्तियों का संघ है। पंजीकृत व्यक्तियों का क्या है? ये संघ है। तो ये क्या है? पंजीकृत व्यक्तियों का एक संघ होती है कंपनी। ठीक है। और इसके जो मेंबर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, चाहे वो दिवालिया हो जाए, चाहे उनकी मृत्यु हो जाए, चाहे वो कंपनी को छोड़कर चले जाएं, उस पर कंपनी पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कंपनी तो फिर भी चलती रहती है। ठीक है, ये है कंपनी का अर्थ। अब इसी को स्पेशल देखिए, यहां भी देख सकते हैं आप, शॉर्ट नोट में भी बताया गया है। कंपनी इज अ बिजनेस, कंपनी एक बिजनेस है, विच रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट 2013, जो कंपनी एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड हुई है, या फिर उससे पहले का कोई कंपनीज एक्ट हो, उसमें रजिस्टर्ड हुई हो, तो उसको कहेंगे कंपनी। कंपनी अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013 या इससे पहले कोई कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक व्यवसायिक साधन है, जिसे व्यापार करने के लिए निगमित किया गया है। और देखिए, साथ ही में इसका देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। डेफिनेशन देखिए, दो दो चीजें हैं यहाँ डेफिनेशन में। एक तो कि कंपनी की डेफिनेशन,
कौन-सा सेक्शन दे रहा है ये? सेक्शन 220 ऑफ द कंपनीज़ एक्ट 2013। तो कंपनीज़ एक्ट 2013 सेक्शन 220 ये क्या बताएगा? इसको देखिए ये क्या बताएगा? ये बताता है कि कंपनी का मतलब होता है कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट। एक कंपनी क्या होती है? या तो इस एक्ट में रजिस्टर्ड हुई हो, इनकॉर्पोरेटेड हुई हो या फिर कोई एनी प्रीवियस लॉ हो, उसमें रजिस्टर्ड हुई हो तो उसको कंपनी कहेंगे। और ये कहता है आपका सेक्शन 220 सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। एक कंपनी तो ये किसने कहा? ये बात कही गई है कंपनीज एक्ट में, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा डेफिनेशन में देखिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, ये पूछ लेता है कि बताओ ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी है? कौन सी डेफिनेशन? अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग सेपरेट एंटिटी विच आर परपेचुअल सक्सेशन विच आर परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, और एक कॉमन सील होती है। कंपनी एक कृत्रिम व्यक्ति है जिसे कानून के द्वारा बनाया गया है, जिसकी एक अलग इकाई है, जिसका एक शाश्वत उत्तराधिकारी है और सामान्य उसकी मोहर भी है। ये किसने कहा है? ये प्रोफेसर हैने ने कहा है। तो ये भी याद रखना, कभी-कभी क्या होता है, इसको दे देते हैं डेफिनेशन को और पूछते हैं बताइए ये डेफिनेशन किसने दी है? तो आपको सही पहचान करना है कि ये प्रोफेसर हैने ने दी है। अब यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के लिहाज से अगर देखें, क्वेश्चन यहाँ से बहुत निकलते हैं कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक से। कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता होनी चाहिए। तो नंबर 1 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इनकॉर्पोरेशन मतलब निगमन। तो निगमन में क्या बताया गया है? एक कंपनी अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्रिएटेड बाय प्रोसेस ऑफ लॉ द कंपनीज एक्ट। किसका किसका प्रोसेस होगी? किसका कौन सा लॉ होगा? कंपनी एक्ट। तो एक कंपनी कानून की प्रक्रिया यानी कंपनी अधिनियम द्वारा निर्गमित एक कृत्रिम व्यक्ति होता है। तो कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि रजिस्टर्ड होता है। ये याद रखना है आपको। दूसरी बात, सेपरेट लीगल एंटिटी। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन हैविंग अ लीगल एंटिटी सेपरेट फ्रॉम इट्स शेयर होल्डर। देखिए कंपनी अपने शेयर होल्डर से अलग होती है, ये आपको याद रखना है। कैसे अलग होती है? देखिए अगर कोई शेयर होल्डर है, उसने कंपनी के 100 रुपए वाले 2 शेयर लिए हैं और उसके पास जो कंपनी की कैपिटल है, वो शेयर जो है वो 200 रुपए के शेयर हैं। तो देखिए अगर उसने इन 200 रुपए में से कंपनी को 180 रुपए तो पेड कर दिए, लेकिन 20 रुपए पेड नहीं किए। तो देखिए वो जो कंपनी है, कंपनी को इस शेयर होल्डर को कंपनी से अगर नुकसान हो जाता है कंपनी में हानि हो जाती है तो केवल कंपनी से इन 20 रुपयों को ही माँग सकती है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कंपनी अलग है और आपका कंपनी का ओनर मतलब शेयर होल्डर बिल्कुल अलग है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि शेयर होल्डर की जो पर्सनल एसेट है उसको भी यहाँ यूज़ कर लेंगे लॉस होने पर, ऐसा नहीं है। सेपरेट लीगल एंटिटी है, कंपनी अलग होती है और इसका ओनर अलग होता है। ठीक है? ओनर ने क्या है, शेयर खरीदा है तो उसको इसके बदले में लाभ मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा और कंपनी ने इससे कैपिटल ली है तो इसको कमा कर भी कंपनी देगी। नेक्स्ट है आर्टिफिशियल पर्सन। इन द आईज ऑफ लॉ इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अगर कानून की दृष्टि की बात करें तो कानूनी दृष्टि से अगर देखें तो कंपनी जो होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, मतलब एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। तो कंपनी क्या है? एक कृत्रिम व्यक्ति होती है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, ये किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये किसी से अनुबंध कर सकती है और कंडक्ट अ बिजनेस, और बिजनेस भी कर सकती है। और सबसे बड़ी बात, sue और बी sued फॉर इट्स डेब्ट एंड एक्शंस, ये इस पर मुकदमा किया जा सकता है और ये भी किसी पर मुकदमा
कर सकती है। इस पर मुकदमा भी किया जा सकता है, इस पर क्लेम किया जा सकता है और ये भी किसी पर मुकदमा कर सकती है। इसलिए ये क्या है? ये है आर्टिफ़िशियल पर्सन है। ठीक है? इस पर केस किया जा सकता है और ये फिर केस अपना दूसरे पर भी कर सकती है। ठीक है? तो ये क्या हुआ? आर्टिफ़िशियल पर्सन हुआ। परपेचुअल एग्जिस्टेंस देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है साझेदारी के साथ पूछ लेता है इसके साथ कि बताइए इनमें से किस में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है या होता है कैसे भी करके इस क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है तो परपेचुअल सक्सेशन मतलब शाश्वत अस्तित्व अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन मतलब इट्स एग्जिस्टेंस इज नॉट अफेक्टेड बाय द टैक्स Lency or bankruptcy of its member और शेयर होल्डर्स जो इसके शेयर होल्डर हैं उनकी मृत्यु होने का उनके पागल होने का उनके क्या बोलते हैं इनकैपेबल होने का कंपनी के लाइफ पर कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर कोई कंपनी का शेयर होल्डर इनकैप क्या हो जाता है? इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो कंपनी ऐसे ही चलती रहती है, कंपनी का इसमें एंड नहीं होता है। लाइफ ऑफ कंपनी कम्स टू एन एंड। द कंपनी लाइफ ऑफ अ कंपनी कम्स टू एंड ओनली बाय द वाइंडिंग अप थ्रू द प्रोसीज ऑफ लॉ। देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है, अगर कंपनी को आप बंद करना चाहते हो, तो एक कानूनी प्रक्रिया है, उस कानूनी प्रक्रिया को आप पूरा करके कंपनी को बंद कर सकते हैं, वाइंड अप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई शेयर होल्डर की डेथ हो जाती है, कोई शेयर होल्डर पागल हो जाता है, कोई शेयर होल्डर दिवालिया हो जाता है, तो उस पर कंपनी पर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कंपनी ऐसे ही चलती रहती है। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं इसकी विशेषताएँ या फीचर क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी वेरी इंपॉर्टेंट लिमिटेड लायबिलिटी सीमित देयता। देखिए जनरली क्या कहा जाता है जनरली ये कहा जाता है लायबिलिटी ऑफ इस मेंबर लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर इज लिमिटेड टू द वैल्यू ऑफ द शेयर सब्सक्राइब्ड बाय देम जो कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अक्सर क्या होती है सीमित होती है कहाँ तक सीमित होती है जितने का शेयर उन्होंने सब्सक्राइब्ड किया हुआ है अमाउंटेड या फिर इसको ऐसे समझ लिए अमाउंट गारंटीड टू बी पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप या फिर ऐसा हो सकता है बस वहीं तक सीमित होगी जहां तक उन्होंने गारंटी दी है कि अगर आप वाइंड अप करते हो तो वो कितना पैसा देंगे तो जितने की उन्होंने गारंटी ली है शेयर होल्डर ने भाई वहीं तक ही लाइबिलिटी सीमित होती है उससे ज्यादा की सीमित उससे ज्यादा की लाइबिलिटी नहीं हो सकती अब उससे ज्यादा की लाइबिलिटी कैसे नहीं हो सकती देखिए समझिए बात को लिमिटेड बाय गारंटी लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकती है तो लिमिटेड बाय गारंटी है कि शेयर होल्डर ने ये कहा है कि देखो जी रुपए 500 तक अगर कंपनी को जरूरत पड़ती है तो मैं रुपए 500 तक दे सकता हूं कब अगर कंपनी को आप वाइंडिंग अप कर रहे हैं कंपनी को आप बंद कर रहे हैं तो मैं केवल कितने की जिम्मेदारी है मेरी 500 रुपए तक मैं दे सकता हूं तो ये तो हो गई गारंटी ठीक है? ये होगी गारंटी बाय लिमिटेड। तो कितनी लिमिट होगी उसकी गारंटी की? रुपए 500 और दूसरा क्या होता है कि दूसरा ये है कि अगर कुछ नहीं कहा गया, जनरल गारंटी है, तो लिमिटेड लायबिलिटी तब क्या होगी? अगर किसी ने ₹100 का शेयर लिया है और ₹20 दे दिए, ₹80 नहीं दिए, तो देखिए और कंपनी को अगर आप बंद करते हो, तो वो केवल ₹80 दे सकता है बस। इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो ये गारंटी जो है उसकी लायबिलिटी जो है देयता जो है, दायित्व जो है वो उसका लिमिटेड होता है। किसका? शेयर होल्डर का दायित्व लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस हो गया और जितने भी शेयर होल्डर हैं, जाओ भई जाओ अपने घर से सारा पैसा लेके आओ। अगर आपके नाम में गाड़ी है बेच के आ जाओ, पैसा लाओ। अगर आपके घर मकान है आपके नाम उसे भी बेच के लाओ यहाँ पैसा। ऐसा नहीं होता कंपनी में। वो कहाँ होता है? वो होता है आपका साझेदारी में। कहाँ होता है? वो साझेदारी में होता है, ठीक है? साझेदारी मतलब पार्टनरशिप में होता है, ठीक है? वो यहाँ पर कंपनी में ऐसा नहीं होता, कंपनी में तो जितने का आपने शेयर लिया है, बस वहाँ तक की आपकी गारंटी है। However, in the case of companies incorporated with the unlimited liability of the member is unlimited. लेकिन ऐसा भी हो सकता है आपको ये पहले देखना पड़ेगा। कुछ कंपनी ऐसी भी होती हैं
जिसमें अनलिमिटेड लायबिलिटी होती हैं। इसका मतलब कंपनी 3 तरह की हो सकती हैं। ऐसी भी हो सकती हैं जो अपने शेयर होल्डर की लिमिट जो दे रही हैं, शेयर तक दे रही हैं। ऐसी भी हो सकती हैं जो जितने की गारंटी ली है वहाँ तक लिमिटेड लायबिलिटी है। और ऐसा भी हो सकता है लायबिलिटी अनलिमिटेड हो, तो यहाँ वो भी हो सकता है जो उसके पर्सनल एसेट है, किसकी शेयर होल्डर की, जैसे उसके नाम पर मकान है, गाड़ी है, दुकान है, सब बेचकर लाकर वापस लगाना पड़ेगा कंपनी में। तो देखिए शेयर होल्डर अगर आप बनने जा रहे हो ना किसी कंपनी के, तो देख लेना लायबिलिटी कैसी है वहाँ, लिमिटेड लायबिलिटी है या लिमिटेड। अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी हुई और कंपनी को लॉस होता जा रहा, कंपनी को बंद करने लगे और कंपनी को पैसे की ज़रूरत है, इतना पैसा कंपनी में है नहीं, आपके घर से भी कंपनी मँगा लेगी पैसा। इसलिए अनलिमिटेड लायबिलिटी वाले शेयर बिल्कुल भी मत खरीदना, ठीक है? हाँ, अगर इसके बेनिफिट है तो आप ले सकते हो, इसके बेनिफिट भी आगे हम डिस्कस करेंगे क्या बेनिफिट है। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर। देखिए कंपनी में एक विशेषता ये होती है कि फ्रीली ट्रांसफर किए जा सकते हैं कंपनी के शेयर। ये साझेदारी में नहीं हो सकती। साझेदारी का जो साझेदार का जो हिस्सा होता है, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसमें तो जिसने लिया है, जिसने शेयर लिया है, उसी को ही रहेगा, दूसरे को ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर मतलब शेयर ऑफ अ कंपनी फ्रीली ट्रांसफरेबल इन द केस ऑफ कंपनीज लिस्टेड ऑन अ स्टॉक एक्सचेंज। देखिए लेकिन एक शर्त है, जिस कंपनी के शेयर आपके पास हैं और वो लिस्टेड भी है, लिस्टेड का मतलब स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में वो लिस्टेड है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड में भी वो लिस्ट उसकी लिस्ट में भी शामिल है, उसने भी इसको सूचीकृत किया हुआ है। तो इस केस में आप आसानी से अपने शेयर किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हो। अगर कंपनी आपकी जिस कंपनी के आपके पास शेयर हैं वो अगर कौन-सी है? लिस्टेड कंपनी है वो। इन द केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी, और अगर अनलिस्टेड कंपनी की बात करें या फिर प्राइवेट कंपनी की बात करें, तो इट इज़ रेगुलेटेड बाय आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। तो ये कंपनी फिर स्टॉक एक्सचेंज से नहीं, फिर ये किससे रेगुलेट हो रही है? कौन इसको कंट्रोल करेगा? फिर करेगा इसका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इसको कंट्रोल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसकी, देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स या कह दो फीचर या विशेषता। मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अगर यहाँ पर बात करें मैनेजमेंट और ओनरशिप की, आ कंपनी इज नॉट मैनेज्ड बाय ऑल मेंबर। जो कंपनी होती है, ऐसा नहीं है कि उसको सभी जितने भी उसके मेंबर हैं वो सभी इसको मैनेज करेंगे, ऐसा नहीं है। इसको बट बाय दियर बाय दियर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, जो इसके इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जिसको चुना गया है उन लोगों को, कॉल्ड डायरेक्टर्स, उनको क्या कहते हैं? डायरेक्टर्स। वही क्या करते हैं? मैनेजमेंट एंड ओनरशिप आर सेपरेट। वही इसको क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। इसको मैनेज कौन करते हैं? डायरेक्टर्स। अब ये डायरेक्टर्स कौन है? जिनको इलेक्टेड किया गया है, जिनको चुना गया है। तो जो चुनिंदा पर्सन है, जो चुनिंदा लोग हैं, जो चुनिंदा डायरेक्टर हैं, वो निदेशक हैं चुनिंदा, वे ही इसको मैनेज करते हैं कंपनी को। इसीलिए मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों क्या होती हैं? अलग होती हैं। क्योंकि देखो ओनर कौन है? ओनर कौन है? ओनर है शेयर होल्डर। ओनर कौन है? शेयर होल्डर, मालिक तो वही वही हैं। लेकिन इसको मैनेज कौन करता है? डायरेक्टर मैनेज करता है। ठीक है? तो इसका मैनेजमेंट अलग होता है और ओनरशिप अलग होती है। किसमें? कंपनी में। जो कि साझेदारी में ऐसा नहीं होता है। कॉमन सील। नेक्स्ट इसका फीचर क्या है? कॉमन सील। अ कंपनी में और मे नॉट हैव कॉमन सील। देखिए एक कंपनी की अपनी सील भी हो सकती है। सील मतलब अपनी मोहर हो सकती है। इफ इट हैज अ कॉमन सील, यदि इसकी एक कॉमन सील है कंपनी की, यदि कंपनी की एक कॉमन सील है, इट इज फैक्स्ड टू ऑल द इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। तो ये है कि उस कंपनी के सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर चिपका दिया जाता है। उस मोहर को, अगर मोहर है कंपनी के पास, तो कंपनी उस मोहर को जिस जिस कागज पर भी लगा देती है, जिस कागज पर भी लगा देती है, उस पे जिम्मेदारी
वो किसका कागज बन जाता है? कंपनी का। कंपनी ने कह दिया भाई ये इस पे स्टाम्प लग रहा है, जो लिख रहा है वो मैंने लिखा है तो वो माना जाएगा क्योंकि कंपनी की मोहर लगी हुई है इस पर। तो ये हुई हमारी कंपनी की फीचर। तो आपको याद रखना है, कंपनी के अगर फीचर की बात करें तो फीचर आपको पता होना चाहिए कि पहली बात तो ये है कि कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड होती है। कंपनी क्या होती है? इनकॉर्पोरेशन होता है कंपनी का। जब तक आप कंपनी को रजिस्टर्ड नहीं कराओगे, कंपनी कंपनी कहलाएगी नहीं। और इसकी जो एंटिटी होती है सेपरेट एंटिटी होती है, मतलब अपने मेंबर से ये अलग होती है। आर्टिफिशियल पर्सन होती है क्योंकि ये कानून के द्वारा बनाई जाती है, खुद जन्म नहीं लेती। दूसरा परपेचुअल सक्सेशन होता है, मतलब अस्तित्व इसका जो होता है वो शाश्वत होता है। मतलब मेंबर आए जाए मर जाए उससे कोई फर्क कंपनी के अस्तित्व पर नहीं पड़ता, कंपनी ऐसी ही चलती रहती है। लिमिटेड लायबिलिटी है कि कंपनी की लायबिलिटी अक्सर क्या होती है? लिमिटेड होती है। लिमिटेड मतलब कि जितने का शेयर लिया है बस वहां तक लायबिलिटी होती है, अगर अनलिमिटेड या गारंटी बाय नहीं है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, अगर जिस कंपनी लिस्टेड है सेबी में या आपका स्टॉक एक्सचेंज में, तो कंपनी क्या है? अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर सकती है। मतलब मेंबर अपने शेयर दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं। देखिए कंपनी में मैनेजमेंट अलग होता है, ओनरशिप अलग होता है। मैनेजमेंट डायरेक्टर्स देखते हैं, ओनर कौन होते हैं? ये शेयर होल्डर होते हैं। कंपनी की खुद की कॉमन सील होती है कि जिस कागज पर भी कंपनी ने लगा दिया कि हाँ भाई, स्टैंप लगाकर ये कह दिया जो भी सेंटेंस ये मेरे हैं, तो वो कंपनी का ही डॉक्यूमेंट हो जाता है। उसके बाद देख लेते हैं आखिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस पूछा जाता। अब आप कहेंगे सर डिफरेंस कहाँ पूछा जाता है? माय डियर, पूछा जाता है। आपने बड़े-बड़े एग्ज़ाम देखिए पीजीटी के, और आप जेआरएफ या आप नेट का एग्ज़ाम देखिए, उसमें पूछा जाता है आपका। कैसा पूछा जाएगा? देखिए मैं आपसे पूछता हूँ कैसा पूछा जाएगा? तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि आपसे पूछा जाएगा बताइए इनमें से कौन-सा कथन सत्य नहीं है? तो आपसे क्या कहेगा? आपसे ये 3 बातें तो बता देगा। किसकी? 3 बातें तो बताएगा कंपनी के बारे में, 3 बातें तो बताएगा कंपनी के बारे में, और बाकी एक एक कहाँ से पॉइंट उठा लेगा? एक पार्टनरशिप का पॉइंट उठा लेगा। तो आप ध्यान से देखेंगे, कहेंगे, "अरे भई ये तो कंपनी में नहीं होता, ये तो पार्टनरशिप में होता है।" बस तो वही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसने पूछा कि बताइए कंपनी के बारे में कौन-सा सत्य नहीं है। तो इसलिए दोनों में डिफरेंस देखना ज़रूरी हो जाता है, और तैयारी सिलेक्शन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि आप डीपली नहीं पढ़ते हो। जो भी टॉपिक पढ़ो आप डीपली पढ़ो। कोई भी लाइन मत छोड़ो, लाइन टू लाइन पढ़ो क्योंकि कॉम्पिटिशन अब हार्ड है। वैकेंसी आती है आपकी 58 और फॉर्म भरे जाते हैं आपके 58,000। तो इसलिए कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा टफ हो चुका है। ठीक है? तो उसको अगर आपको क्रैक करना है एग्ज़ाम, तो आपको डीपली टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे। चलो तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। देखिए पहला कह रहे हैं गठन का तरीका, मतलब मोड ऑफ फॉर्मेशन। पार्टनरशिप कैसे बनती है और कंपनी कैसे बनती है, दोनों को देखिए। देखिए पार्टनरशिप में क्या है, कह रहे हैं कि इट इज़ सेट अप बाय द एग्रीमेंट। बस एग्रीमेंट हो जाए पार्टनर्स के बीच, तो कंपनी क्या है? पार्टनरशिप बन जाती है। बस ऐसी एग्रीमेंट हो जाए, रिटन हो या ना हो। और रजिस्ट्रेशन इज नॉट कंपल्सरी अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप में ये कहा जाता है कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी नहीं है कि कराना ही कराना है। लेकिन अगर हम इसी बात को कंपनी में देखें तो देखो भाई, कंपनीज एक्ट जो एक्ट 2013 है या इससे कोई पहला कंपनी एक्ट है, उसमें कंपनी का रजिस्टर्ड कराना जरूरी है, कंपल्सरी है, कराना ही पड़ेगा आपको। दूसरी बात, रेगुलेशन एक्ट। अगर रेगुलेशन एक्ट की बात करें तो देखिए पार्टनरशिप को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? वो करता है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और अगर बात करें कंपनी की तो कंपनी में क्या है? द कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाइड। ठीक है? तो यहाँ इसको कौन रेगुलेट करता है? कंपनीज एक्ट 2013 इसको क्या करता है? रेगुलेट करता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए, दूसरा है नंबर ऑफ मेंबर, वेरी इंपॉर्टेंट बात देखिए इसको। नंबर ऑफ मेंबर्स, तो मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, अगर पार्टनर्स की बात करें तो कम से कम कितने पार्टनर्स होते हैं? 2 पार्टनर्स होते हैं जी पार्टनरशिप में। और अधिक से अधिक कितने हो सकते हैं? अधिक से अधिक हो सकते हैं आपके 50। सेक्शन, कौन सा सेक्शन कहता है? 464 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और इसी में रूल 10 आया 2014 में। वो क्या कहता है? वो कहता है कि इनको 100 तक किया जा सकता है, वो ये कहता है। लेकिन है कितने? 50 ही हैं अधिकतम, ये याद रखना। तो
अब इसी बात को अगर कंपनी में देखें, तो कंपनी में क्या होता है? कंपनी में जो कम से कम अगर बात करें पब्लिक कंपनी की, अगर पब्लिक कंपनी की बात करें, तो कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए कंपनी में और अधिक से अधिक कोई लिमिट ही नहीं है, अनलिमिटेड। विदाउट एनी मैक्सिमम लिमिट, बिना किसी मैक्सिमम लिमिट के। पब्लिक कंपनी का मतलब ये है कि कम से कम 7 लोग होने चाहिए और अधिक से अधिक कितने भी हो सकते हैं। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें कम से कम 2 लोग होने चाहिए, 2 मेंबर होने चाहिए और अधिक से अधिक 200, 200 से ज़्यादा ना हो। और यहीं पर अगर बात करें किसकी, और हाँ, इसमें भी प्रेज़ेंट हो या पास्ट हो, कोई से भी मेंबर हो। आपके मेंबर एम्प्लॉयी मतलब प्रेजेंट के एम्प्लॉयी और पास्ट के एम्प्लॉयी को छोड़ देना, कभी एम्प्लॉयी को भी कह दो ये मेंबर है, ये मेंबर नहीं होते एम्प्लॉयी। और अगर बात करें वन पर्सन कंपनी की, तो इसमें तो एक ही पर्सन होता है, यही ज्यादा होता है, यही कम होता है। अब आप समझिए बात को, आपसे ये पूछ लिया गया, कह रहा है बताइए कंपनी के बारे में क्या सत्य नहीं है। अब आपसे ये कहकर कंपनी के बारे में क्या सत्य नहीं है, और आपसे पहला तो ये कह दिया कि इसका रजिस्ट्रेशन कराना कंपनीज एक्ट 2013 में कंपलसरी होता है। दूसरा कह दिया कि इसको रेगुलेट कंपनीज एक्ट 2013 से किया जाता है। तीसरी बात ये कह दी कि कंपनी में जो होते हैं, कंपनी में जो आपकी कंपनी है, उसमें अगर बात करें कंपनी में, तो जो मिनिमम पर्सन होते हैं, वो 7 होते हैं पब्लिक कंपनी में। और साथ में आपसे ये कह दिया कि यहाँ पर मैक्सिमम जो होते हैं, वो 50 होते हैं। मैक्सिमम 50, एक नया कह दिया कि कंपनी में मैक्सिमम 50 हो सकते हैं। तो अब आपको ये देखना पड़ेगा, भई ये तो सारी बातें तो कंपनी की हैं, लेकिन 50 वाली बात उसकी आ गई पार्टनरशिप की, तो आप कह दोगे यही आंसर है हमारा। आप असत्य पूछ रहे थे तो यही असत्य है। और कभी-कभी यहाँ मैचिंग भी, आजकल तो मैचिंग के भी आ रहे हैं, आपसे मैचिंग कराएँगे। एक तरफ कंपनी के दे देंगे पब्लिक कंपनी मिनिमम 7, प्राइवेट कंपनी मिनिमम 2, ओपीसी मिनिमम आपके क्या बोलते हैं मिनिमम 1 और पार्टनरशिप मिनिमम 1। आपको कहेंगे कौन-सा गलत है, तो आपको बता देंगे कौन-सा गलत है। पार्टनरशिप वाला गलत है, उसमें कम से कम 2 होते हैं। तो इसलिए ये देखिए ध्यान से देखना बहुत ज़रूरी है। लायबिलिटी, देयता की बात करें अगर, तो लायबिलिटी जो होती है पार्टनर्स की वो कैसी होती है? अनलिमिटेड और जॉइंट और सेवरल होती है। और जबकि अगर बात करें यहाँ मेंबर्स की कंपनी की, तो कंपनी में जनरली क्या होता है? लिमिटेड लायबिलिटी होती है और लिमिटेड होती है बस उस अमाउंट तक जितने का उन्होंने शेयर लिया है बस। उस अमाउंट तक कंपनी क्या होती है? कंपनी के शेयर होल्डर की लायबिलिटी वो लिमिटेड होती है। ठीक है? असीमित नहीं होती, सीमित होती है। लेकिन हाँ, अगर गारंटी वाली कंपनी है, उसमें गारंटी तक सीमित हो सकती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या डिफरेंस है। कह रहे हैं अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात करें, तो प्रॉफिट आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप डीड और इक्वली इफ द पार्टनरशिप डीड डज नॉट एग्जिट, इट इज साइलेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए प्रॉफिट जो होता है, या तो पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होगी। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? रिटर्न एग्रीमेंट, ओरल नहीं, रिटर्न एग्रीमेंट। तो या तो पार्टनरशिप डीड होगी, और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रॉफिट उसमें इक्वली बट जाता है जितने भी पार्टनर्स होते हैं। लेकिन वहीं अगर बात करें इधर, देखिए इधर कितनी इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यहाँ ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड द डिविडेंड टू बी पेड। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से देखना। देखो इसको क्या कहा गया है कि जो डिविडेंड देना है, जो शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है, वो कौन डिसाइड करेगा? वो करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। जो इनकी जो इनकी वार्षिक एनुअल मीटिंग होगी, तो उसमें ये क्या करेंगे? इस मीटिंग में ये बताएंगे, डिक्लेयर करेंगे कौन? डायरेक्टर्स। लेकिन इंटीरिम डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाइल प्रपोज्ड डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड। और इंटीरिम डिविडेंड कब होता है? जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है और अप्रूव्ड बाय द शेयर होल्डर। देखिए कौन डिसाइड करेगा डिविडेंड को? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। लेकिन अप्रूव कौन करेंगे? शेयर होल्डर। जब तक शेयर होल्डर अप्रूव नहीं करेंगे वो माना नहीं जाएगा। भाई मान लिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने कह दिया
कि एक काम करते हैं, हर शेयर पर अब की बार जो डिविडेंड दे देते हैं, ये मैं मान रहा हूँ। उन्होंने कह दिया कि भई आपके जो मानते हैं वो कर लेते हैं कि ₹10 का डिविडेंड देते हैं। अब शेयर होल्डर की जब मीटिंग होगी, शेयर होल्डर सोचेंगे भई ₹10 देना चाहिए डिविडेंड या नहीं देना चाहिए? अगर उन्हें लगता है कि ₹10 नहीं देना चाहिए, तो वो इसे कम भी कर सकते हैं। कैसे? कह सकते हैं कि नहीं भई 8 दिया जाएगा डिविडेंड। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तो डिसाइड किया था, लेकिन इसको अप्रूव किसने किया? शेयर होल्डर ने। लेकिन हाँ, जनरली क्या होता है, शेयर होल्डर इसको बढ़ा नहीं सकते, ये नहीं कह सकते 20 दे दो, ठीक है? तो ये होता है आपका किसमें? डिविडेंड में, प्रॉफिट में। मैनेजमेंट की बात करें, तो देखिए जो पार्टनरशिप होती है वो तो पार्टनर्स के द्वारा जो पार्टनर्स होते हैं वही मैनेज करते हैं इसको, ठीक है? जो पार्टनर्स होते हैं वही मैनेज करते हैं इसको। किसको? पार्टनरशिप को। या उनमें से कोई एक होगा जो सारे काम करेगा लेकिन काम सभी के लिए होगा। और बिज़नेस कंपनी में क्या होता है? बिज़नेस मैनेज बाय द डायरेक्टर हू who who are elected बाय द शेयर होल्डर। देखिए यहाँ जो मैनेजमेंट होगा वो पार्टनर्स के द्वारा होगा और यहाँ जो मैनेजमेंट होगा वो किसके द्वारा होगा? डायरेक्टर के द्वारा होगा। ट्रांसफर ऑफ शेयर, तो पार्टनर जो होते हैं वो अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते पार्टनरशिप में, लेकिन अगर हाँ, ये देखना क्या पड़ेगा? पार्टनरशिप डीड, मतलब उनका एग्रीमेंट देखना पड़ेगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। जब तक कह रहे हैं अ पार्टनर कैन ट्रांसफर प्रॉफिट शेयर टू अदर पर्सन एज इज प्रोवाइड इन द पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड में प्रोवाइड है तो ही ऐसा हो सकता है, अदरवाइज सभी पार्टनर्स की कंसेंट जरूरी है। और यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ कह रहे हैं अनलिस्टेड कंपनी को तो छोड़ दो, बाकी जो लिस्टेड कंपनी है, बाकी जो लिस्टेड कंपनी है वो क्या कर सकती हैं? वो अपने शेयर को ट्रांसफर कर सकती हैं, ठीक है? अनलिमिटेड प्राइवेट कंपनी, इनको तो छोड़ दो। बाकी जो पब्लिक कंपनी है, वो अपने शेयर को वो अगर उसका शेयर किसी शेयर होल्डर के पास है, तो वो इसको आसानी से ट्रांसफ़र कर सकता है। आगे बढ़ते हैं। बिज़नेस, अ पार्टनरशिप कैन कैरी एनी बिज़नेस इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री। यदि सभी पार्टनर्स साझेदार एग्री हैं, सहमत है, तो वो कोई भी काम कर सकती है। लेकिन A company can carry only the business which is permitted objective clause। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी केवल कौन सा काम कर सकती है? कंपनी केवल वही काम कर सकती है जो उसकी ऑब्जेक्टिव क्लॉज में बताया गया है। जो इसकी ऑब्जेक्टिव क्लॉज में बताया गया है, केवल उसी काम को कंपनी कर सकती है। उससे दूसरा काम कंपनी बिल्कुल भी नहीं कर सकती है, ठीक है? और ये क्लॉज कहाँ ऑब्जेक्टिव क्लॉज कहाँ होगी? मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की जो क्लॉज होती हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो क्लॉज है इसकी तो इन क्लॉजों में कैसे-कैसे संशोधन किया जा सकता है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछता, आगे हम इसको भी डिस्कस करेंगे। अगर वाइंडिंग अप बंद करने की बात हो, तो पार्टनरशिप में वाउंड अप बाय द एग्रीमेंट और बाय द ऑर्डर ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट ऑर्डर दे देगा, तो वाइंड अप हो जाएगी। और अगर सारे पार्टनर का एग्रीमेंट था ये, तो सारे पार्टनर क्या करेंगे? वो मिलकर कंपनी को बंद कर लेंगे। और अगर यही किसको? पार्टनरशिप को बंद कर लेंगे। लेकिन अगर कंपनी की बात करें, तो कंपनी अगर आप कंपनी को क्या करना चाहते हो? कंपनी को वाइंडिंग अप करना चाहते हो, बंद करना चाहते हो, तो कंपनी कैन बी वाउंड अप बाय द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द कंपनीज एक्ट। तो ये केवल जो कंपनी एक्ट में बताया गया है, उसी के द्वारा ये प्रिस्क्राइब जो कंपनी एक्ट में बताया गया है, उसके उसी के द्वारा ये कंपनी बंद की जा सकती है। देखिए, स्टेबिलिटी ऑफ बिजनेस, अगर बिजनेस की निरंतरता की बात करें, इसकी स्टेबिलिटी की बात करें, तो देखिए अगर देखें पार्टनरशिप में, तो पार्टनरशिप में क्या होता है? इट अफेक्ट बाय डेथ, रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। देखिए अगर अगर पार्टनर्स का डेथ हो जाती है, रिटायरमेंट हो जाता है, इंसॉल्वेंसी हो जाती है, तो पार्टनरशिप क्या है?
पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, फर्म नहीं, पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, पुरानी पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, नई पार्टनरशिप शुरू हो जाती है। और जबकि अगर इधर बात करें, किसी शेयर होल्डर की डेथ हो जाए, कोई शेयर होल्डर इंसॉल्वेंट हो जाए, ठीक है? या अपना वो शेयर ट्रांसफ़र कर दे, तो इन चीज़ का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कंपनी की कंटिन्यूटी पर। मतलब कंपनी तो ऐसे ही चलती रहती है, जैसे कंपनी पहले चल रही थी। तो इसके अस्तित्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। किसके अस्तित्व पर? किसके अस्तित्व पर नहीं पड़ता है? जो आपका शेयर होल्डर होता है। ओह सॉरी, कंपनी होती है, कंपनी के अस्तित्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो देखिए ये डिफ़रेंस देखे हमने कि आखिर कंपनी में और पार्टनरशिप में डिफ़रेंस क्या है? क्या-क्या क्वेश्चन्स यहाँ से बन सकते हैं? क्योंकि देखिए मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कोई पॉइंट्स ऐसा मत छोड़ो कि आप यूँ कह दो यार कंपनी तो हमने पढ़ी है, लेकिन पता नहीं ये क्वेश्चन क्यों गलत हो गया? अरे! हर टॉपिक को डीपली पढ़ो। क्या मजाल जो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट का हो, कहीं भी एग्ज़ाम पूछा जाए आपसे कंपनी का, आपने तो पूरी डीपली कंपनी पढ़ी है ना डिटेल में, तो फिर कैसे गलत हो जाएगा? चलो, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कंपनी के प्रकार। अब देखेंगे काइंड ऑफ कंपनी। तो कंपनी को अगर हम कंपनी का हम टाइप बताएँ तो 3 तरह त से बता सकते हैं। 3 बेसिस हो सकते हैं। दायित्व के आधार पर हो सकती है कंपनी, दायित्व के आधार पर 3 तरह की कंपनी हो सकती है, स्वामित्व के आधार पर हो सकती है 3 तरह की कंपनी और सूचीकृत के आधार पर भी कंपनी 2 तरह की हो सकती हैं। अगर दायित्व के आधार पर देखें तो हो सकती है आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, अंशों द्वारा सीमित कंपनी हो सकती है, गारंटी द्वारा सीमित कंपनी हो सकती है और असीमित दायित्व वाली कंपनी हो सकती है। तो 3 तरह की कंपनी तो ये हो गई। अगर आप बस किसकी बात कर रहे हो? दायित्व की। अगर आप लायबिलिटी की बात कर रहे हो, तो लायबिलिटी की बात करोगे तो लायबिलिटी के आधार पर आपकी जो कंपनी है कितनी तरह की हो सकती है? 3 तरह की। कौन-कौन सी हो सकती हैं? कंपनी लिस्टेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पहली तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, दूसरी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और तीसरी अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। और अगर बात करें यहाँ पर स्वामित्व के आधार पर, ओनरशिप के आधार पर, तो प्राइवेट कंपनी हो सकती है, वहीं आपकी पब्लिक भी कंपनी हो सकती है और वहीं आपकी वन पर्सन कंपनी भी हो सकती है और वन पर्सन कंपनी भी 2 तरह की हो सकती है, स्मॉल कंपनी हो सकती है और कौन-सी? लार्ज कंपनी हो सकती है। ठीक है? और अगर देखें लिस्टेड के आधार पर, लिस्ट के आधार पर, सूचीकृत के आधार पर, तो कंपनी 2 तरह की हो सकती हैं, लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी हो सकती हैं। अब हम आगे देखेंगे क्या? अब हम आगे देखेंगे कि ये जो कंपनियाँ हैं, इनकी क्या-क्या फीचर्स हैं, क्या-क्या विशेषताएँ हैं, आखिर इनमें डिफरेंस क्या है? उन सबको हम डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं और विश्वास करना अगर आप इस सीरीज़ को पूरी देख लेंगे तो आपकी तैयारी ऐसी हो जाएगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हैं और ये मैंने आपको बता दिया है कि ये सब आपको कहाँ मिल जाएगा? अगर आप इनको पीपीटी भी देखना चाहते हैं तो ये हमारे इंस्टाग्राम सॉरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी हक आपका। वहाँ पर आप ह हक आपका वहाँ पर आप देख सकते हैं और लिंक मैं आपको वीडियो में दे दूँगा। और देखिए ये क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस क्लास को रोकते हैं यहीं क्योंकि ये क्लास हमारी पौन घंटे की पूरी हो गई है। पौना घंटा मतलब 45 मिनट के आसपास हो गई है। तो इस क्लास को यहीं रोकते हैं। बाकी जो बातें होंगी वो आपकी नेक्स्ट क्लास में होंगी। कंपनी का भी काफ़ी कुछ है और उसके बाद फिर इसके क्वेश्चन्स भी होंगे। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन्स होंगे। मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि किस तरह के इसके क्वेश्चन्स आपके सामने आएँगे, जिसको आप इनके आंसर देंगे। तो अगर आपने उन क्वेश्चन्स के आंसर दे दिए हैं अगर आपने इन क्वेश्चन के आंसर दे दिए तो देखिए आपका क्या है प्रैक्टिकल हो। ये देखिए मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आपके लिए शामिल किए हैं जो पूछे जाते हैं और साथ में आपके इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरा पूरा यहाँ पर तैयार करके लाया हूँ आपके लिए। सभी प्रीवियस पेपर देखने के बाद, सभी आयोग के प्रीवियस पेपर देखने के बाद, जितने भी आयोग हैं, तब जाकर आपके लिए ये पीपीटी तैयार की गई है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आए तो इस क्लास को शेयर ज़रूर करें और लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय-बाय। तैयारी अच्छी रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा अगर आप 7 इंटू
याद रखना अगर आप 7 इंटू 7 की भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब 7 घंटे सातों दिन, 1 दिन भी मत छोड़िए आप, ठीक है? इसीलिए तो हमारी जो वीडियो अभी आ रही है, वो हमारी क्लास आपकी 1 दिन छोड़कर आ रही है, ताकि आप रिवीजन कर लें, ताकि आप अलग से कुछ नोट्स बना रहे हैं, उसको भी बना लें, आपको वक़्त मिलता रहे। और विश्वास मानना हमारा जैसे ही प्रैक्टिकल पोर्शन होगा, तो बहुत जल्दी हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन भी पूरा हो जाएगा, थ्योरी में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय-बाय।